से लगा के रखा था। चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं सविता जैन मनस्वी उपस्थित हूँ मानसरोवर के पावन पटल पर। आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हुए हैं लघु कहानी प्रतियोगिता के लाइव में। तो इसको लाइव शुरू करने से पूर्व हम माँ सरस्वती की वंदना करना चाहेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम की आयोजिका आदरणीय मंशा वर्मा जी और नीतू सिंह जी हैं। तो मैं मंशा वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया माँ को पटल पर जाकर उनका आशीष प्राप्त करें। स्वागत है मंशा जी। नमस्कार, मैं मंशा वर्मा मानसरोवर साहित्य अकादमी की अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद फिर से हम लोगों ने लघु कहानी प्रतियोगिता सीजन 2 शुरू किया है और हमने पहला ही सब्जेक्ट दिया था देश और परिवार। तो उस पर भी काफी लोगों ने अपनी इतनी अच्छी रचना प्रस्तुत की। पहले मंशा जी सरस्वती वंदना करिए, उसके बाद बोलिएगा। ठीक है माँ। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सरस्वती माँ की वंदना करने जा रही हूँ, जिसके लिए सरस्वती जी की और आप सबके आशीष की बहुत आवश्यकता है। तो वरिदे वीणा वादिनी वरिदे वीणा वादिनी वरिदे हंसवाहिनी ज्ञानवादिनी हंसवाहिनी ज्ञानवादिनी हे माँ सरस्वती तू वरदे वीणा वादिनी वरदे सात सुरों का संगम तुझसे सात सुरों का संगम तुझसे तुझसे ही स्वर है तेरे ही स्वर में सरगम समाया तेरे ही स्वर में सरगम समाया माँ सरस्वती तू स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे ऋषियों मुनियों ने तुझको जाना ऋषियों मुनियों ने तुझको जाना वेद पुराणों से तेरा ज्ञान पाया वेद पुराणों से तेरा ज्ञान पाया तेरे भंडारे का ज्ञान समाया तेरे भंडारे का ज्ञान समाया मुझे भी तो ज्ञान भर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। निश्चित रूप से माँ का आशीष हम सबको मिल गया है। जी मंशा वर्मा जी। तो इस पटल पर आज हमारे साथ हमारी सह संचालिका के रूप में नीतू सिंह जी हैं और हमारी सहायक सहयोगी माँ सविता जैन मनस्वी जी भी हैं और आभा महेश्वरी जी और रेखा जैन जी का मैं स्वागत करती हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम में आए और इस जो लघु कहानी प्रतियोगिता सीजन 2 की मैंने शुरुआत जो की है उसके विजेता के रूप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारे 2 विजेता और ऐसे हैं जिन्होंने मानसरोवर अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में भाग लेकर के
इस मानसरोवर साहित्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिसमें टॉप 10 में हमारे साथ हमारी सह संचालिका नीतू सिंह जी हैं, जिनकी कहानी का नाम था अब और नहीं। क्योंकि कहानी मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि कहानी जो पढ़ने में मजा है वो अभी बता देने में सब खत्म हो जाएगा। और रेखा जी की कहानी थी आत्मसंतुष्टि। तो सच में दोनों कहानी इतनी अच्छी थी कि जो पूरे जज पैनल को दिल को छू लिया। तो आप सबका बहुत बहुत ही आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इस मानसरोवर साहित्य अकादमी में जो ये परचम लहराया है, और आगे भी आप सब ऐसे ही भाग लेते रहें और इस मानसरोवर साहित्य अकादमी को शीर्ष पर पहुंचाते रहें। तो मैं इस लघु कहानी प्रतियोगिता की शुरुआत मैं संचालन का आगे का कार्यक्रम मैं नीतू जी को देती हूँ कि वो कुछ कहें और जो हमारे विजेता हैं उन्हें आमंत्रित करें। नीतू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनसा जी। बट मैं अभी तो तैयार नहीं थी एक्चुअली कुछ कहने के लिए, लेकिन पहली बार आपने सम्मिलित किया और सब विषय ऐसा था देश प्रेम और परिवार, तो सही में सभी ने इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी जिसकी कोई मतलब तुलना नहीं की जा सकती थी। बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए कि उसमें से कुछ कहानियों को सेलेक्ट करना। तो हमने काफ़ी मेहनत की, 2-3 बार पढ़ा एक एक स्टोरी को, और फिर जाके कुछ कहानियों को हम अलग कर पाएँ। हालांकि सभी कहानी बहुत अच्छी थी। तो बस आप लोग जो हैं, जिनमें से 6 कहानी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो आज उन्हीं को आमंत्रण दिया गया है अपनी कहानी सुनाने के लिए कि उन्होंने जो लिखा है वो अपनी ज़ुबानी सुना पाएँ सभी को। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले डॉक्टर आभा महेश्वरी जी अपनी कहानी लेके आएँ। तो आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। मानसरोवर मंच का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का मेरी कहानी का चयन किया। आवाज़ मुझे कम आ रही है। आवाज आ थोड़ी रही सी है? आवाज थोड़ी कम आ रही है मैम। जी। अब थोड़ी बड़ी है। जी जी अब आवाज। जी। मेरी कहानी का शीर्षक था देश एवं परिवार। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। खिड़की के बाहर धूप आंगन में उतर आई थी, पर घर के भीतर वातावरण कुछ उदास था। बैठक में पिताजी चुपचाप समाचार पत्र पढ़ रहे थे और माँ रसोई में चाय बना रही थी। मेज पर रखे छोटे से तिरंगे को देखकर 12 वर्षीय माधव के मन में कई प्रश्न बढ़ रहे थे। पिताजी, एक बात पूछूं? उसने संकोच से कहा। पिताजी ने समाचार पत्र मोड़कर उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, पूछो। देश हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या परिवार ही हमारे लिए सबसे बड़ा नहीं होता? पिताजी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी कुर्सी की ओर संकेत किया और कहा, बैठो, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। माधव उत्सुकता से बैठ गया। पिताजी बोले, बहुत वर्षों पहले हमारे गांव में गिरधर नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 बच्चे। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आई। खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गिरधर के घर में थोड़ा सा अनाज बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, इसे संभाल कर रखिए, पता नहीं संकट कब तक चलेगा। गिरधर भी यही सोच रहा था। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति सहायता मांगने आया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गिरधर के मन में द्वंद्व उठा। एक ओर अपना परिवार था, दूसरी ओर गांव के भूखे लोग। उसने अंततः अनाज का एक हिस्सा उस परिवार को दे दिया। पत्नी ने पूछा, यदि कल हमारे बच्चों को भूख लगी तो? गिरधर ने शांत स्वर में कहा, हमारा परिवार केवल इन 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों के सुख दुख में हम साथ खड़े होते हैं, वही तो हमारा बड़ा परिवार है। माधव बड़े ध्यान से सुन रहा था। पिताजी आगे बोले,
कुछ दिनों बाद बाढ़ और विकराल हो गई। इस बार गिरधर के परिवार को सहायता की आवश्यकता पड़ी। वही गांव वाले जिनकी उसने सहायता की थी, अपने घरों से भोजन, कपड़े और दवाइयां लेकर उसके पास पहुंच गए। तब गिरधर की बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज समझ आया कि परिवार रक्त के रिश्तों से बनता है, पर देश अपनत्व के रिश्तों से। कुछ क्षण के लिए कमरे में मौन छा गया। माधव ने धीरे से पूछा, तो क्या देश भी एक परिवार जैसा है? बिल्कुल, पिताजी ने कहा, परिवार हमें प्रेम, संस्कार और सहारा देता है। देश हमें पहचान, सुरक्षा और अवसर देता है। जैसे परिवार की उन्नति के लिए प्रत्येक सदस्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, वैसे ही देश की प्रगति के लिए हर नागरिक का ईमानदार होना आवश्यक है। उसी समय माँ चाय लेकर आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और याद रखो, देश प्रेम केवल सीमा पर खड़े सैनिकों का कर्तव्य नहीं। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ें, शिक्षक निष्ठा से पढ़ाएं, किसान ईमानदारी से अन्न उगाएं, नागरिक अपने आसपास स्वच्छता रखें और सब एक दूसरे का सम्मान करें। यही सच्ची देशभक्ति है। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने मेज पर रखा तिरंगा उठाया और बड़े आदर से उसे अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर लगा दिया। अब समझ गया। वह बोला, मेरा परिवार मेरे घर से शुरू होता है, लेकिन मेरा परिवार देश तक पहुंचता है। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और जिस दिन हर व्यक्ति यह समझ जाएगा, उस दिन देश केवल नक्शे पर बनी सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। वह करोड़ों धड़कनों का एक विशाल परिवार बन जाएगा। खिड़की से आती धूप अब तिरंगे पर पड़ रही थी। तीनों रंग जैसे एक साथ मुस्कुरा उठे, मानो कह रहे हो कि परिवार की आत्मीयता और देश की गरिमा दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल। बहुत अच्छा। सरिता माँ, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। एक मिनट, मेरी आवाज शायद रिपीट हो गई। आ रही है मैम। परिवार मनुष्य की पहली पाठशाला होती है और देश उसका विस्तृत परिवार होता है। तो हमें अपने देश के प्रति भी समर्पित ही रहना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं 2 बार जुड़ गई हूँ मनीषा। आप बोलिए जरा। कोई बात नहीं माँ, आज मैं इको हो रही है थोड़ी, हाँ, शायद इसीलिए हाँ, आवाज इको कल हो रही है। प्रॉब्लम आपके उसमें माइक में। तो हाँ जी, आपका बहुत-बहुत आभार, और जो आपने इतनी खूबसूरत कहानी को इतनी आत्मीयता से सुनाई, तो सच में यहाँ पर बैठे सब लोग इतने शांति से सुन रहे थे कि कैसे परिवार से ही देशभक्ति की भावना जुड़ती है। क्योंकि जब तक हम अपने परिवार के सगे नहीं होंगे, उनके प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, तब तक हम देश के प्रति नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहली नींव जो होती है, वो हमें परिवार से ही मिलती है। ये सीख कि हाँ, हमें अगर परिवार के साथ एक साथ जुट कर रहेंगे, तभी हम देश को भी जोड़ पाएँगे। तो आपकी ये कहानी सच में बहुत ही अच्छी, और आपको बहुत-बहुत बधाई कि पहली जो प्रतियोगिता हुई, आप उसमें आपका कहानी जो चयन हुआ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत आभार आप सबका। नीतू जी। बहुत-बहुत देखना मेरी कहानी तो आवाज हमने आपको पहली गूंज रही जी है? मैम, थोड़ी सी इको हो रही है। हाँ, थोड़ी सी इको हो इको रही है। है जी। एक्चुअली कहानी तो हमने पहले ही पढ़ी थी, तो बहुत पसंद आई थी, और टॉपिक ऐसा है कि सही में सबने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन तो उन्होंने अपने कलम में बखूबी अपनी कहानी में डाल दिया है। बहुत अच्छी कहानी थी, और पढ़ते हुए सही में रोए खड़े हो गए थे, सुन के तो और भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी में शामिल, मतलब अपनी कहानी को आपने शामिल किया। धन्यवाद। मनसा जी, आप और आगे बुलाएं। जी, अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय रेखा जोशी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कहानी इस देशभक्ति की भाव को पटल पर रखें।
जी आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद मंशा। कहानी जो है ये एक गांव से गए हुए फौजी की है, जिसके घर में एक शादी हो रही थी बहन की, और किस तरह से वो छोड़ के जाता है, उसमें क्या माहौल बना था, तो उसके ऊपर ये कहानी है। देश और परिवार दोनों जरूरी है, परिवार भी जरूरी है और देश उससे ऊपर है। तो मेरी कहानी है, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव की गलियों में हल्की सी ठंडक थी। घर के आंगन में बैठी माँ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उसका बेटा अर्जुन भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा था। अर्जुन की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन नंदिनी की शादी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। कहीं कपड़े रखे थे, कहीं मिठाइयों की सूची बन रही थी और कहीं रिश्तेदारों की सूची बन रही थी। नंदिनी के भाई का बैग देख उदास होकर नंदिनी ने पूछा, भैया क्या आप मेरी शादी तक रुक नहीं सकते? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। उसने बहन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, पगली, कौन भाई अपनी बहन की शादी छोड़कर जाना चाहता है? लेकिन सीमा पर भी तो मेरी ड्यूटी है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। पास खड़ी माँ की आंखें भर आई। उसी समय अर्जुन के पिता बोले, बेटा, परिवार भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या 2-4 दिन और छुट्टी नहीं मिल सकती? अर्जुन ने धीरे से कहा, पिताजी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर हालात ठीक नहीं है। सभी जवानों को तुरंत लौटने का आदेश मिला है। घर में सन्नाटा था। अर्जुन के मन में भी तूफान था। एक तरफ माँ की ममता, पिता का स्नेह और बहन की शादी थी, तो दूसरी तरफ मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य। उस रात वह सो नहीं पाया। आंगन में बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। तभी माँ उसके पास आकर बैठ गई। माँ ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अर्जुन बोला, माँ, कभी कभी लगता है कि देश की सेवा करते करते मैं अपने परिवार के प्रति अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। उसकी माँ शांत रही। फिर उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, परिवार केवल वह नहीं होता जो इस घर की चारदीवारी में है। जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, जिस देश ने हमें पहचान दी है, वहां रहने वाले लोग भी तो हमारा बड़ा परिवार है। अर्जुन की माँ की ओर देखा अर्जुन ने माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। अगली सुबह अर्जुन जाने के लिए तैयार हुआ। नंदिनी दौड़ कर आई और उसके हाथ में एक छोटा सा तिरंगा देते हुए बोली, भैया, इसे अपने पास रखना। जब भी मेरी याद आए तो इसे देख लेना। अर्जुन ने बहन को गले से लगा लिया और कहा, जब तू मुझे याद करे तो तुम भी एक उस तिरंगे को देख लेना जो छत पे लगा हुआ है, और जब जब तू मुझे याद करे तो इस तिरंगे को देखते रहना। समझ लेना, तेरा भाई इसकी रक्षा में खड़ा है। अर्जुन चला गया। कुछ दिनों बाद नंदिनी की शादी का दिन आ गया। घर मेहमानों से भरा था, शहनाई बज रही थी, लेकिन सबकी निगाहें कभी कभी दरवाजे पर चली जाती। शायद कोई चमत्कार हो और अर्जुन वापस आ जाए। तभी पिता के मोबाइल पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर अर्जुन था, सेना की वर्दी में। नंदिनी भाई की आवाज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, आज आपकी बहुत याद आ रही है। अर्जुन मुस्कुराया। आज रोना मना है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। फिर उसने कहा, मुझे दुख है कि मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन गर्व भी है कि इस समय मेरी बहन अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही है और उसका भाई देश की सीमा पर खड़ा है। नंदिनी की ने आंखों से आंसू पोंछे कहा, भैया, आज मुझे आप पर गर्व है। आपने मुझे समझा दिया कि रिश्ते केवल पास रहने से नहीं निभते, उन्हें दिल और कर्तव्य से निभाया जाता है। माँ थोड़ी दूर खड़ी हो सब सुन रही थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान से बस इतना ही कहा, मेरे बेटे की रक्षा करना, और हर उस बेटे बेटी की रक्षा करना जो अपने परिवार से दूर देश की सेवा कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन छुट्टी लेकर घर आया। माँ ने उसे गले लगाया और अर्जुन बोला, माँ, उस दिन आपने कहा था कि देश भी हमारा बड़ा परिवार है। अब समझ में आया कि इंसान को परिवार और देश में से किसी एक को चुनना नहीं चाहिए। दोनों के प्रति अपने अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। पिता ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बेटा, परिवार हमें प्रेम करना सिखाता है और देश उस प्रेम को विशाल बनाना। अर्जुन ने घर की छत पर लहराते तिरंगे की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। परिवार हमारी जड़ है और देश हमारी पहचान। जो अपने परिवार के से प्रेम करना जानता है, वही देश के प्रति सच्चा कर्तव्य
निभा सकता है, क्योंकि देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं, करोड़ों परिवारों को जोड़कर ही एक देश बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी रचना पर 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ। परिवार जी हमारी जड़ है, देश हमारा विस्तार, दोनों से ही जीवन को मिलता सच्चा आधार। घर में प्रेम, हृदय में भारत, कर्मों में ईमान हो, ऐसे हर नागरिक से ही राष्ट्र बने शानदार। बहुत आवाज बहुत सही। रिपीट हो गई। वाह 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 वाह। बहुत ही खूबसूरत आपकी कहानी। सच में आपकी कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो एक कल्पना जैसे होता है ना कि फिल्मों में दिखाता है बिल्कुल। कि मतलब बहन की शादी हो रही है, एक तरफ जंग छिड़ी हुई है कि भाई के दिमाग में है कि बहन की भी शादी जरूरी है और सीमा भी देश भी जरूरी है, जरूरी, बिल्कुल। लेकिन एक के लिए पूरे देश को तो संकट में नहीं डाल सकता और वो अंत में ही निर्णय लेता है कि नहीं, पहले देश है फिर परिवार। बिल्कुल तो वाकई में बिल्कुल। आपकी कहानी लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत बहुत और धन्यवाद। सच में बहुत ही अच्छी कहानी थी आपकी। और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, नीतू जी आप नहीं, अनाउंस करेंगे? हाँ, आगे आप ही बोलिए ना, कोई नहीं। चलिए, आगे मैम तो नहीं जुट गई हैं, तो अब चलिए आप बुला ही लीजिए। बुलाइए ना, बुलाइए, आमंत्रित तो कीजिए। जी, मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय अनीता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी देशभक्ति की भावना को इस पटल पर रखें। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी को वंदन। मेरा इस लाइव में पहला प्रोग्राम है, मैंने आज तक कभी लाइव नहीं किया, इसलिए थोड़ी हेजिटेशन है। कोई नहीं, कृपया बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, बात नहीं मैम, मैं तो हर बार गलती करती हूँ, इतने दिन से कर रही हूँ और आज भी मैंने काफी गड़बड़ किया है। कोई बात नहीं, वो इसलिए चलता है। पर मुझे बताना चाहिए ना कि मैं पहली बार लाइव में आई हूँ, तो हेजिटेशन की वजह से मैं आती भी नहीं कई बार। नहीं, नहीं, तो तो बिल्कुल नहीं, देख के आप बिल्कुल नहीं लग रहा है आपका कि आप पहली बहुत बार। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी को अ, चुना और मुझे पुरस्कृत किया। बहुत शुक्रिया। और मेरी कहानी एक सैनिक की कहानी है, जिसने सैनिक की नहीं, अनाथ आश्रम चलाने वाले एक व्यक्ति की कहानी है, जो खुद एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, पर उसे देश अपना सबसे ऊपर लगता है। और सुनिए, मिट्टी का कर्ज। शहर के पुराने अनाथ आश्रम की तीसरी मंजिल पर बैठा विवेक अपनी बेटी त्रिशा का फोन देख रहा था। संदेश छोटा सा था, पापा, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आप जरूर आइएगा, मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है। विवेक मुस्कुरा दिया। बेटी की आवाज में कई दिनों से एक अनकहा सा उत्साह था। त्रिशा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रही थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। विवेक के लिए यह जीवन का सबसे सुखद समय होना चाहिए था। इस सप्ताह देश के सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक तनाव बढ़ गया। सरकार के ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग मांगा। विवेक जिस अनाथ आश्रम का वर्षों से संचालन कर रहा था, उसे भी सीमावर्ती गांव के बच्चों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। विवेक ने बिना देर किए अपनी टीम को तैयार किया। त्रिशा ने फोन किया, पापा, मेरी शादी की तारीख तय करने के लिए अगले रविवार को सब लोग आ रहे हैं घर पर। आप घर पर रहोगे ना? विवेक कुछ क्षण चुप रहा। बेटी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं पापा, इस बार आपको रहना ही होगा, विवेक ने धीमे स्वर में कहा। अगर देश के उन बच्चों तक दवा और खाना पहुंचाना जरूरी हुआ तो? त्रिशा नाराज हो गई। हर बार देश, संस्था और दूसरे लोगों की जिम्मेवारी आपके परिवार से बड़ी क्यों हो जाती है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? फोन कट गया।
विवेक देर तक खिड़की के बाहर देखता रहा। अगले दिन उसे पता चला कि सीमावर्ती क्षेत्र में एक अनाथालय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। कई बच्चे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे थे। आश्रम की ओर से तुरंत सहायता भेजना आवश्यक था। विवेक ने अपना पुराना वाहन तैयार किया और स्वयं राहत दल के साथ निकल पड़ा। उधर घर में त्रिशा का रिश्ता लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच चुका था। होने वाले ससुराल वालों ने कहा, जिस व्यक्ति के लिए परिवार से ज्यादा संस्था और देश महत्वपूर्ण हो, वह अपनी बेटी का घर कैसे संभालेगा? त्रिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राहत दल वापस लौटा। विवेक के हाथ में कपड़े की एक छोटी सी थैली थी। उसमें एक बच्चे द्वारा बनाई हुई तिरंगे की तस्वीर थी। उसे तस्वीर के नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, विवेक अंकल, आपने हमें फिर से एक घर दिया, धन्यवाद। विवेक की आंखें भर आई। उसी रात त्रिशा ने पिता की पुरानी अलमारी खोली। उसे कुछ दस्तावेज मिले। वह पुराने और पीले पड़ चुके थे। दस्तावेजों को त्रिशा पढ़ने लगी। उसे स्कूल फीस की रसीदें, इंजीनियरिंग की फीस, मां के इलाज के कागज और साथ ही अनाथ आश्रम को दिए गए दान का प्रमाण। एक और अहम दस्तावेज पापा के एक अनाथ आश्रम का सर्टिफिकेट, जिससे पता चल गया पापा भी एक अनाथ बालक थे, जिनका पालन पोषण भी अनाथ आश्रम में हुआ। अपने बुद्धि विवेक के अनुसार बड़े संघर्षों से उन्होंने पढ़ाई करने के पश्चात नौकरी पाई। अपनी कमाई से उन्होंने अपनी जमीन दान देकर अनाथ आश्रम खोला, ताकि उनकी तरह किसी बच्चे को भटकना न पड़े। एक डायरी के पर लिखा था, त्रिशा को सुरक्षित भविष्य देना मेरा पिता धर्म है, लेकिन जिन बच्चों का कोई पिता नहीं, उनके सिर पर हाथ रखना मेरा मानव धर्म है। यदि कभी दोनों में से चुनाव करना पड़े, तो मैं ऐसा रास्ता चुनूंगा जिसमें मेरी बेटी भी गर्व से सिर ऊंचा उठा सके। त्रिशा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि पिता ने परिवार को छोड़ा नहीं था, अपने परिवार की ये क्या हुआ, 2 लोग चले गए। वही तो। नेट की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मनसा जी भी निकल गई और वो भी पता नहीं क्या कहानी। हुआ, एकदम ही हाँ, निकल गई। कहानी तो बहुत अच्छी जा रही थी उनकी। शायद हाँ, जुड़े फिर वाकई वो। में। बहुत अच्छी कहानी थी। लेकिन आज का जितना सुंदर विषय था, उतनी जागरूकता हमारे रचनाकारों ने नहीं दिखाई कि इसके अंदर हम शामिल हों और अपनी हाँ, प्रस्तुति को मंच तक, पटल तक पहुंचाया जाए। तो ये बड़े दुख की बात है। तो ऐसे संचालक का, आयोजक का हौसला टूट जाता है। बिल्कुल। तो हमेशा प्रयास करें कि हम अपने कार्यक्रम में, जिसमें आपने भागिता की है, कम से कम उस दिन, एक दिन के लिए ही आपको आना चाहिए। बिल्कुल। सही बात। क्या हुआ मंशा जी? वो मैम दब गया था ना। तो मैं लेकिन वो भी हल्के से चली गई ना, सुनाऊं? सुना रही थी कहानी, तो उनकी कहानी मतलब वो भी बीच से निकल गई। अचानक हाँ एकदम एक ही सेम टाइम पे आप लोग दोनों बाहर हुई। दोनों निकले। हाँ मैंने सोचा शायद मेरा नाटक का वो हो गया, मतलब नेट ने दिक्कत दिखा दी शायद। नहीं नहीं, कुछ आ प्रॉब्लम गई, हुआ नहीं हो। हाँ आ गया। आ गई क्या? अच्छा। वो मेरा फोन थोड़ा खराब हो रहा है, आप अच्छा सबसे अच्छा। माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बीच नहीं, में बस ये जहाँ तक बार आपने बार सुना ऐसा ही सबसे होगा। आगे सुना है। हाँ जी, जी आगे सुना जी, रही हूँ। आगे बढ़ाइए अपनी कहानी को। दिशा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, पिता ने परिवार छोड़ा नहीं था, बल्कि अपने परिवार की परिभाषा को बड़ा कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में त्रिशा मंच पर पहुंची। विवेक सबसे पीछे खड़ा था। उसे लगा शायद त्रिशा अभी भी उससे नाराज है। त्रिशा ने माइक संभालते हुए कहा, मैं आज उस व्यक्ति को सम्मान देना चाहती हूँ, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया ही नहीं, बल्कि सिखाया कि घर की 4 दीवारों से भी बड़ा एक परिवार होता है, वह है देश।
सभागार तालियों से गूंज उठा। त्रेषा ने आगे कहा, मैंने कभी शिकायत की थी कि मेरे पिता दूसरों के बच्चों के लिए अपना समय क्यों देते हैं। आज समझ आया कि जिन बच्चों के सिर पर कोई हाथ नहीं होता, उनके लिए पिता बन जाना प्यार नहीं, राष्ट्र सेवा है। वह स्टेज से उतरकर विवेक के पास गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अपने हिस्से का पिता समझती रही, जबकि आपने मुझे देश के हिस्से का इंसान बनाया है। विवेक ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, परिवार हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन देश हमारी साझा छत है। अपने घर को संवारते हुए अगर हम साझी छत को भूल जाएं तो हमारा घर भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सभागार जोर जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई महीनों बाद त्रिशा की शादी हो गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह का एक हिस्सा अनाथ आश्रम के नाम कर दिया और अनाथालय में एक पुस्तकालय बनवाया। उसका नाम रखा पापा का घर। मुख्य द्वार पर पंक्तियां लिखी, जो त्याग से एक परिवार बनता है वह महान है, लेकिन जिस त्याग से अनगिनत परिवारों को सहारा मिले वह देश की माटी का कर्ज चुकाता है। उस दिन विवेक समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी कमाई बैंक में नहीं, उन बच्चों की आंखों में जमा थी जिन्हें अपना समझ लिया था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कहानी और बहुत ही अच्छा बहुत ही आपकी संदेश भी साथ। खूबसूरत रचना रही आपकी कहानी, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। और जब भी हमें कर्तव्य और परिवार में भी कर्तव्य, देश प्रेम, जरूरी नहीं कि हम सीमा पर ही जाकर देश सेवा कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अपना लोटा छानो, कुएं को छानने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने घर के आसपास जितनी जी, भी आपको दिखाई देती हैं चीजें, उनको सही करना शुरू करें। जैसे कितनी बार पुलिस के साथ सिविल डिफेंस में ड्यूटी भी लग जाती है, तो वहां भी हम अपनी सेवाएं देकर देश की सेवा कर सकते हैं। और क्या हम समय निकालने के लिए, अब साहित्य की सेवा के लिए सभी लोग समय निकाल रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमें परिवार के प्रति भी अपने कर्तव्यों का दायित्व अच्छी प्रकार से निभाना चाहिए और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर आपकी कहानी। जी मंशा जी। एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि साहित्य के लिए, तो सच बताऊं आज यहाँ पर जितने लोग भी जुड़े हैं तो मुझे खुद में इतना गर्व महसूस हो रहा कि मैंने एक ऐसा विषय दिया था, देश और परिवार। अगर वो जज्बा अगर हमारे अंदर नहीं है तो वो हमारे कलम में भी नहीं आ सकती है और ना बिल्कुल। ही हम उससे किसी और के सामने हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप सब के अंदर वो जज्बा था कि आपने देश और प्रेम को एक साथ अपनाया, उसे लिखा और यहाँ फिर उस देश और परिवार के इस जो प्रतियोगिता थी उसे जी, यहाँ पर आकर के जो पूर्ण किया, ये सच्ची श्रद्धा और सच्ची देशभक्ति है। मतलब बिल्कुल। एक जा करके ही नहीं हमें युद्ध करना है कि हम देशभक्त हैं, एक अपनी बातों को पूरी दुनिया के सामने लाना, अपनी भावनाओं को बताना, ये सबसे सच्ची श्रद्धा और देशभक्ति है, जो बहुत आप बढ़िया। सबने बिल्कुल। यहाँ पर दिखाया। बिल्कुल। बहुत तो ही सभी की खूबसूरत स्टोरी आप के सभी नायक कहानी। के लिए मैं चंद लाइन कहना चाहूंगी कि जिसके दिल में तिरंगे का मान है और देश के लिए सम्मान है, ऐसे सच्चे देशभक्त को नमन। उस पर हर हिंदुस्तानी को अभिमान है, हर हिंदुस्तानी को अभिमान है। क्या बात। बिल्कुल। तो लेकिन फिर अब भी मैं यहाँ अपने पाठकों को बाद में भी जब भी सुनेंगे, इस लाइव को देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही जैसे लाइव हमारा समाप्त होगा तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे इसको। तो उसके बाद आप जरूर देखिएगा कि इतना सुंदर विषय आपने मिस किया है, आपने इसको छोड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी फील जरूर करेंगे कि काश हम भी होते और अपनी लाइव में प्रस्तुति देते। तो आपकी कल्पना में और चार चांद लगते कि आपने कहानी को अपने कर्तव्य, घर और देश को किस प्रकार से जोड़ा है। एक चीज और मैं जी कहना चाहूंगी आप सबसे कि अगर कोई और स्टूडियो में नहीं आता है तो आप सब यहाँ पर लाइव बने रह सकते हैं। बने रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें भी कोई सुनेगा, क्योंकि आप सब ने वाकई में बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है। तो यहाँ पर हम हैं, नीतू जी हैं और सरिता माँ हैं, तो कुछ कुछ लाइनें हम लोगों ने भी लिखी हैं।
क्योंकि जब अगर हम प्रतियोगिता करा रहे हैं तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि वो भावनाएं हम में भी हो, ना कि बिल्कुल सिर्फ केवल हमें दूसरों को देना है। तो बिल्कुल अगर नीतू जी क्या मैं इस मैं आमंत्रित करती हूँ नीतू जी को। जी माँ धन्यवाद बिल्कुल। मैम। कोई और नहीं जुड़ चलिए, पाए क्या आज हमारे कार्यक्रम में? नहीं और नहीं जुड़े हैं। ओके। नहीं, आगे से सहमति लीजिए, उसके बाद नहीं ये जिनकी थोड़ी ना, आती है कोई क्योंकि मत बार बार मैसेज करने के बाद भी अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो इतना फिर खूबसूरत विषय और सबने इतना अच्छा लिखा लेकिन भी था, लेकिन नहीं वो लोग आए तो अब मैं ये तो नहीं कह और सकती सबसे कि हाँ उनके भी खेद है कि देशभक्ति रिस्पांस भी नहीं, नहीं देते हैं ना ग्रुप में, फिर कुछ भी तो ये थोड़ा बुरा लेकिन ये लगता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। अगर उन्होंने बिल्कुल इतना जज्बा दिखाया है, वहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि कितनी कहानियों नहीं को हम लोगों ने हटाया तब उनकी कहानियों को सेलेक्ट की पुरस्कृत गई, किया। आगे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ उस चीज भावना को पूरा निष्ठा से निभाएं। जी माँ आप। चलिए मंशा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं इनको बोनस पॉइंट में एक एक रचना देशभक्ति की अपनी निकाल लें, क्योंकि हमारे पास समय अच्छा है। इन दो की कहानी के बाद हम एक एक रचना और पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ताकि बोनस पॉइंट तो मिले। जब हम जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो बोल कर जाएंगे ही। तो सही। तो चाहे चलिए आप नीतू जी। काव्य भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जी कोशिश करेंगे, मैं भी निकालूंगी। मैंने निकाली नहीं है देशभक्ति रचना ना। जी माँ आप आमंत्रित घर घर कीजिए। दीप जलेंगे तो आंगन रोशन होगा, हर घर संस्कारों से भरे होंगे तो भारत रोशन होगा। अपने घर की जिम्मेदारी जो ईमान से निभाए, वही देश के प्रति अपने फर्ज को ही समझ पाए। वो अपने देश के प्रति अपने फर्ज को समझ पाए। तो इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय नीतू सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप आए और अपने विचारों से, अपनी कहानी से दर्शकों को रूबरू कराएं। बहुत बहुत स्वागत है। आभार आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि हमारा विषय था देश और परिवार, तो उसी पे मैंने लिखा है। तो इस कहानी का टाइटल मैंने दिया है एक नाजुक सी लड़की, क्योंकि ज़्यादातर देशभक्ति के लिए अगर ख्याल आता है तो हमें ज़्यादा ख्याल लड़कों का ही आता है, लेकिन मैंने इसमें अपनी नायिका को चुना है। तो कहानी शुरू करती हूँ। साक्षी एक छुई हुई सी, अल्हड़ सी, बेहद नाजुक लड़की थी, देखने में इतनी खूबसूरत कि जैसे प्रकृति ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। चेहरे पे मासूमियत, आंखों में चमक और स्वभाव में ऐसी कोमलता कि हर कोई उसे देख के मुस्कुरा देता। पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार थी और समझदार भी। उसने बचपन से ही अपने भविष्य का सपना देख रखा था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। साक्षी के घर से कुछ ही दूरी पर कुणाल रहता था। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुणाल बिल्कुल साक्षी के विपरीत, थोड़ा मनमौजी, बेफिक्र और देखने में इतना कठोर कि पहली नज़र में ही कोई उसे चट्टान समझ बैठे। मगर उसके भीतर अपने परिवार और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। दोनों की उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। 10वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और अब दोनों को अपने कैरियर का फैसला लेना था। एक दिन साक्षी ने उत्साह से कुणाल से कहा, कुणाल तुम भी विज्ञान ले लो ना, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, कितना अच्छा लगेगा। कुणाल हंस पड़ा, मैं विज्ञान नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। साक्षी ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो क्या बनोगे? कुणाल की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, फौजी। हाँ, मुझे देश की सेवा करनी है, सरहद पे खड़ा होकर देश की रक्षा करनी है, इसीलिए मैं मैथ्स लूंगा और एक दिन एनडीए की तैयारी करूंगा। साक्षी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम फौजी बन जाना और मैं डॉक्टर, फिर तुम्हारा इलाज किया करूंगी मैं। कुणाल ने हंसते हुए कहा, और अगर मुझे गोली लग गई तो? साक्षी का चेहरा एक पल के लिए उड़ गया। ऐसा मत करना। कुणाल ने तुरंत बात को बदल दी। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगा। 10वीं के बाद दोनों अपने अपने सपनों की राह पर चल पड़े। कुणाल सुबह सूरज निकलने के पहले ही उठ जाता था। जब तक साक्षी की नींद जागती तब तक वो करीब 2 घंटे दौड़ कर वापस आ चुका होता। एक सुबह साक्षी ने उसे पसीने से लथपथ लौटते हुए देखा और हैरान होकर बोली, तुम रोज इतनी सुबह उठकर इतनी लंबी दौड़ कैसे लगा लेते हो? कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, जब जुनून हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम कैसे कर लेती हो दिन रात इतनी पढ़ाई? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब डॉक्टर बनने का जुनून हो ना तो इंसान कुछ भी कर लेता है,
दोनों एक दूसरे को देखे और हंस पड़े। उनकी जोड़ी सभी को बहुत अच्छी लगती थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद यही उनकी खूबसूरती थी। साक्षी जहाँ नाजुक और शांत थी, वहीं कुणाल मजबूत और जिद्दी था। साक्षी किताबों में खोई रहती थी और कुणाल मैदान में पसीना बहाता रहता था, लेकिन दोनों के सपने एक दूसरे की आंखों में दिखाई देते थे। दोनों परिवार भी उनके रिश्ते से अनजान नहीं थे। दोनों के माता पिता समझदार थे। उन्हें पता था कि बच्चे अभी छोटे हैं और भविष्य को लेकर गंभीर भी हैं, इसीलिए उन्होंने उनके रिश्ते का विरोध नहीं किया। सबका यही कहना था कि पहले अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी कर लेना। किस्मत ने भी दोनों का साथ दिया। 12वीं के बाद कुणाल का एनडीए में चयन हो गया और ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर चला गया। उधर साक्षी ने भी नीट की परीक्षा पास कर ली और शहर के ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। दोनों की राहें अलग होकर भी दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। दोनों फोन पे घंटों बातें करते हैं। आज ट्रेनिंग में क्या हुआ? साक्षी ने पूछा। बहुत थकान वाली ट्रेनिंग थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कुणाल मुस्कुराते हुए कहता। बहुत अच्छी, लेकिन आज तुम्हारी याद बहुत आई। मुझे भी। फिर दोनों चुप हो जाते। कभी कभी चुप्पी सबसे ज्यादा बातें करती हैं। समय बीतता गया। करीब 2-3 साल हो गए तो दोनों के माता पिता ने चाहा कि दोनों का एंगेजमेंट कर देते हैं। दोनों का एंगेजमेंट हो गया। दोनों रिश्ते में बंध गए। समय ऐसे ही बीता। कुणाल की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसे अच्छी पोस्टिंग मिल गई। वहीं साक्षी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन वो अभी रुकना नहीं चाहती थी। उसे आगे पढ़ने का फैसला लिया। कुणाल ने भी उसका पूरा साथ दिया। जब तक तुम अपने सारे सपने पूरे नहीं कर लेती, शादी की कोई जल्दी नहीं है। साक्षी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे सपनों से भी प्यार करता हूँ। साक्षी की आंखें नम हो गई। लेकिन जिंदगी को शायद उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। कुणाल की पोस्टिंग आसाम में हुई। वह देश की सेवा के लिए वहां चला गया। साक्षी अपनी पढ़ाई को और आगे की तैयारी में जुड़ी रही। फिर एक दिन अचानक वो खबर आई जिससे सब कुछ खत्म कर दिया। आतंकवादी हमले में कुणाल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस कुणाल ने कभी कहा था मुझे देश की सेवा करनी है, उसने सचमुच अपने शब्दों को आखिर सांस तक निभाया। खबर सुनते ही साक्षी जैसे पत्थर हो गई। उसके हाथ से फोन गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार यही कहती रही, कुणाल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मौत किसी की मोहब्बत कब समझती है। उधर कुणाल के पिता को यह खबर सहन नहीं हुई। बेटे की शहादत का सदमा उनके दिल पर इतना गहरा पड़ा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो चलने फिरने से भी असमर्थ हो गए। एक ही पल में एक परिवार की सारी खुशियां बिखर गई। कुछ दिनों तक साक्षी ने हंसना बोलना सब छोड़ दिया। जिस लड़की की आवाज पूरे घर में गूंजती थी, अब वही घंटों खामोश बैठी रहती। एक दिन कुणाल की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमारी तरफ से तुम आजाद हो। साक्षी ने उनकी तरफ देखा। क्या मतलब माँ? कुणाल अब नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। अपनी जिंदगी जियो बेटा। साक्षी की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, आप ऐसा मत कहिए। बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है? पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरी जिंदगी कुणाल के बाद ही क्या है माँ? कुणाल की माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन दोनों जी भर के रोए। लेकिन उस रात साक्षी ने एक फैसला लिया। ऐसा फैसला जिससे उस मासूम को, नाजुक लड़की को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सोचा, कुणाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। अगर मैं सच में प्यार करती हूँ तो उसकी याद में सिर्फ रोती नहीं रहूंगी। उसने भारतीय सेना में डॉक्टर के पद पर भर्ती होने का निर्णय लिया। वैकेंसी निकलते ही उसने आवेदन दिया। दिन रात मेहनत की। कई बार शरीर थक जाता, आंखें जवाब दे देती, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे हर बार कुणाल की आवाज सुनाई देती। जब जुनून हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और साक्षी ने खुद से कहा, हाँ कुणाल, अब मैं भी कर सकती हूँ। आखिरकार उसका चयन हुआ। जिस लड़की को कभी देखकर लगता था कि वो हवा का हल्का झोंका भी उसे छूकर निकल जाए तो वो ढेर हो जाए, गिर जाए, बिखर जाए, वहीं साक्षी अब भारतीय सेना की वर्दी पहनकर वीर जवान की सेवा करने लगी। वो घायल
सैनिकों का इलाज करती, उसके परिवारों के दुख को समझती और हर उस जवान में कुणाल की झलक देखती जो देश के लिए अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा था। लेकिन उसने सिर्फ अपने कर्तव्य को ही नहीं अपनाया, कुणाल के माता पिता अब उसकी जिम्मेदारी थी। वो उनके लिए बेटी बनकर खड़ी हो गई। एक दिन कुणाल की माँ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारे लिए इतना कुछ क्यों किया? साक्षी मुस्कुराई और उसने हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्योंकि मैं कुणाल को खो चुकी हूँ माँ, लेकिन आपको नहीं खोना चाहती। कुणाल की माँ की आंखों में आंसू बह निकले। साक्षी ने उन्हें गले लगाया। समय के साथ लोग साक्षी को देखकर हैरान होते थे। कहाँ वो छुईमी सी, अल्हड़ सी और नाजुक सी लड़की, और कहाँ आज देश की सेवा में समर्पित, मजबूत और साहसी डॉक्टर। उसके चेहरे पे अब वही खूबसूरती थी, लेकिन आंखों में एक अलग दृढ़ता आ गई थी। अब वो फूल जैसी नाजुक नहीं थी, वो चट्टान बन चुकी थी, बिल्कुल कुणाल की तरह। क्योंकि कभी कभी प्यार इंसान को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मजबूत बना देता है, मजबूत बना देता है। जय हिंद। शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। प्यार सिर्फ केवल इंसान से ही नहीं, देश से भी करना पड़ता है, और वही किया कुणाल ने कि बिल्कुल। उसने प्यार से ज्यादा पहले देश से प्यार किया, और प्रेमिका ने भी वही किया जो। बिल्कुल। तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपकी कहानी इतनी जबरदस्त थी कि मैं तो उसी में खो नहीं, गई। वाकई में इनकी कल्पना शक्ति को सलाम नमन करती हूँ मैं कि इन्होंने किस प्रकार से देश को अपने प्रेम के साथ जुड़ी और कहाँ देश प्रेम तक ले आई और फिर कर्तव्य के लिए उसके माता पिता को भी अपनाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत आपने साफ पवित्र सोच को आपने प्रस्तुत किया है। काश ऐसी सोच सभी लड़कियों की हो जाए तो कितना अच्छा हो। और अभी जवाहरलाल जी का कमेंट आया था, मंशा जी बता दूं मैं आपको। कह रहे थे जी कि बिना पुरुष वर्ग के पटल अधूरा लग रहा है, तो सभी लोग भाग लेंगे तो पुरुष वर्ग भी हमारे बराबर बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी अगर हुई है। कोई आना चाहे तो उनका भी माँ स्वागत है, क्योंकि ये देशभक्ति का जज्बा सिर्फ केवल हम ही लोग में नहीं है, सब में है। बिल्कुल। चलिए आप भी सुनाएंगे ना मम? जी माँ, अब मैंने भी एक छोटी सी कहानी लिखी तो है, पता नहीं अब आप सबको पसंद आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दीबाजी में लिखी। हाँ, आपकी कहानी तुम्हारे हमेशा ही यार अच्छी बताओ, होती ये है। तो हवा में लिख देती है कहानी 5 मिनट वही में, तो। 7 मिनट में। मतलब मैं आज बैठी हूँ 3 बजे मैंने लिखना शुरू किया, 3:10 पे मैंने किसी तरह से उसे कंप्लीट किया। अब वो कहानी अच्छी है या नहीं, लेकिन हाँ, जो मेरे मन में जो भावनाएं थी वो सब कुछ मैंने अपना उसमें डाल दिया है। वो अच्छी तो होगी, बहुत मेरी अच्छी होगी। तो मेरी कहानी का नाम है एक चुटकी सिंदूर। तो कभी-कभी इंसान मजाक-मजाक में ऐसी बात बोल जाता है जो आगे चलकर देश और परिवार के लिए सबक बन जाता है, और मजाक लगभग हर घर में किया जाता है। एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये फेमस डायलॉग एक है। पुरानी बिल्कुल, ये एक पुरानी फ़िल्म की कहानी, वो फ़िल्म का ये डायलॉग है। डायलॉग है। लेकिन किसी के लिए ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत एक औरत के लिए क्या है, ये आप इस कहानी में देखिएगा। ओ सरिता, ये क्या है? जब मेरे ऑफिस निकलने का टाइम होता है, तभी तुम्हें तैयार होना होता है। बस रमेश, 1 मिनट की तो बात है, जरा सा सिंदूर लगा लूं, उसके बाद तुम चले जाना। ये एक चुटकी सिंदूर लगाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगता है? तुम पहले क्यों नहीं लगा लेती हो? पहले चूड़ी, बिंदी, बाकी सारे गहने पहनती हो, फिर उसके बाद लास्ट में सिंदूर लगाती हो। ये नहीं कि पहले सिंदूर लगा लें, फिर बाकी श्रृंगार करो। और तुम्हारे इस एक चुटकी सिंदूर की वजह से मेरा कितना लेट होता है, तुम्हें पता है? सरिता बहुत ही रोमांटिक अंदाज में रमेश के सिर पर टोपी लगाते हुए बोली, अरे ओ कर्नल साहब, नहीं नहीं नहीं, अरे ओ रमेश बाबू, ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू। क्या कहा? अरे मैंने बस मजाक में कहा था कर्नल साहब, आपने सुना तो है ना, एक चुटकी सिंदूर। अच्छा, तो अब तुम मुझे रमेश बाबू कह के बुलाओगी। ठीक है, जब तुम इस तरह से रोमांटिक हो तो मैं भी कोई कम थोड़े हूँ।
और रमेश भी वहां रोमांटिक होकर उसे बहुत ही प्यार से समझाता है कि प्लीज इस एक चुटकी सिंदूर को तुम पहले ही कर लिया करो। उस तो उस दिन मैं समझ जाता हूँ, सॉरी, हाँ, तुम्हारे इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत मुझे अच्छे से पता है। जब तुम इस तरह से रोमांटिक होती हो ना, और जब बोलती हो कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानते हो रमेश बाबू, उस दिन मैं समझ जाता हूँ जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। आपको तो बस यही लगता है कि मैं सिर्फ डिमांड करने के लिए आपके सामने रोमांटिक होती हूँ। वैसे नहीं हो सकती क्या? सरिता मुंह फुलाते हुए कही। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, अगर कुछ मन में हो तो बता देना। वो क्या है ना कर्नल साहब, अगले महीने तीज का त्योहार है, तो आपको तो पता है ना, ये तीज हर सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और मैंने अब तक कुछ नहीं लिया है, ना साड़ी, ना चूड़ी, ना श्रृंगार का कोई सामान। अच्छा, अब समझ में आया कि इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। 2 साल से मैं इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत में अदा करते आ रहा हूँ। रमेश ने भी बहुत रोमांटिक होते हुए कहा, ठीक है, छुट्टी मिलने दो, फिर तुम्हारी इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुका दूंगा। पर एक बात कहूँ रमेश, मैं कितना भी श्रृंगार कर लूं, चाहे तुम मेरा कितना भी मजाक उड़ा लो, लेकिन इस एक सिंदूर के बिना मेरा सारा श्रृंगार अधूरा लगता है। आप हर बार मेरे इस एक चुटकी सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है ना, इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत इन गहनों और कपड़ों से कहीं ज्यादा है। सॉरी सॉरी मेरी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है। और वैसे भी तुम सारा श्रृंगार तो मेरे लिए ही तो करती हो। अच्छा, मुझे देर हो रहा है, आज अर्जेंट मीटिंग है, हो सकता है देर हो जाए। इधर बॉर्डर पर घुसपैठियों की खबर आई। तीनों सेनाओं ने मिलकर अर्जेंट मीटिंग बुलाई। आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस के सभी सीनियर मीटिंग हॉल में पहुंचे। प्रोजेक्टर पर कुछ खुफिया विभाग द्वारा दी गई सूचना दिखाई दी। हमें पता चला है कि इस बार 15 अगस्त पर कुछ आतंकवादी मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उनका निशाना लाल किला और राष्ट्रपति भवन से निकलने वाली तिरंगा रैली हो सकती है। इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हों, हमें उन्हें नाकाम करना है। कर्नल रमेश, आप अपनी टुकड़ी के साथ बॉर्डर पर जाएंगे। आपके साथ ट्रेंड और शार्प शूटर जवान भी होंगे, और एयरफोर्स के जवान। यस सर। आप हमले के लिए खुद को तैयार रखिएगा। यस सर। याद रहे, ये देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, और हम इस देश को नुकसान पहुंचाने वालों के हाथ काट देंगे। क्या आप सब तैयार हैं? सब एक साथ बोले, यस सर। घर आने के बाद रमेश चिंतित था। रमेश, क्या हुआ? आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, चलो कल तुम्हारी शॉपिंग करा देता हूँ। नहीं, पहले बताओ क्या बात है। हो सकता है कल के बाद मुझे छुट्टी ना मिले, इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता चला कुछ आतंकवादी सीमा में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा प्लान है और हमें हर हाल में उसे नाकाम करना है। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? कितनी बार तो आपने आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरिता, अगर बात छोटे मोटे आतंकवादियों या घुसपैठियों की होती तो इसमें चिंता नहीं होती, लेकिन इस बार उनका निशाना पूरी दिल्ली पर है। और ये किसी एक संगठन का काम नहीं, पूरी दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों का हाथ है। हमें ये भी नहीं पता कि वो इस समय कहाँ है और उसकी तैयारी क्या है, इसलिए छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, तुम पहले इन आतंकवादियों को ठिकाने लगाकर वापस आ जाओ, फिर हम शॉपिंग करने चलेंगे। लेकिन सरिता, अगर मैं वापस नहीं आया तो? रमेश के इतना कहते ही सरिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना हाथ रमेश के होठों पर रख दिया। रमेश, ये बात दोबारा मत बोलना। तुम्हें तो पता है ना, हम आर्मी वालों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। वो कब किस गोली का निशाना बन जाए, ये हमें भी नहीं पता। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो इस जंग से पीछे हटना चाहे वो हट सकता है। अगर तुम कहो तो मैं अपना नाम वापस ले लूं। रमेश की बात सुनकर सरिता बोली, रमेश, जो आतंकवादी हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे सिर्फ मेरा ही नहीं, न जाने कितनी औरतों का सिंदूर मिटेगा और न जाने कितने सैकड़ों मासूमों की जान जाएगी। ऐसे में मैं आपको पीछे हटने के लिए कह दूं? ये मेरे मांग का सिंदूर नहीं हो सकता। ये एक चुटकी सिंदूर नारी का श्रृंगार नहीं, उसका पूरा अस्तित्व है। और आप चाहते हैं कि मैं अपने ही अस्तित्व को पर दाग लगा दूं? नहीं रमेश,
मुझे अपने सिंदूर पर अटूट विश्वास है कि वो उन आतंकवादियों का सिर कलम कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा और मेरा सिंदूर मेरे पास सुरक्षित लौटेगा। और अगर नहीं लौटा तो मैं यही समझूंगी कि मैंने अपने देश को बचाने के लिए अपने देश के माथे पर खुद एक चुटकी सिंदूर का तिलक लगा दिया। सरिता की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आई। सरिता, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक तुम्हारे इस एक चुटकी सिंदूर का मजाक उड़ाता रहा, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पति हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए अपने माथे का सिंदूर दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई। अपने मांग का सिंदूर दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई। बहुत क्या बहुत बात है! आज तो मंशा बहुत जी ने बढ़िया। कहाँ कहानी शुरू हुई थी एक जरा से हास्य के पुट को लेकर। मैं हास्य सोच से, रही थी वही वही मैं कौन हास्य सा रस पुट वीर रस लेकर सब। आएगी ये, और कहाँ क्या घुमाया कहानी को तुमने, और सीधा देश प्रेम के ऊपर छोड़ दिया, कर्तव्य के लिए छोड़ दिया, देश के लिए। बहुत सुंदर तुम्हारी कहानी जी बहुत नीतू जी। जय वही मैं हिंद। कह रही कि हास्य रस से शुरू हुआ और वीर रस पे खत्म हुई कहानी। बहुत ही क्या बात खूबसूरत। है! जब थोड़ी दूर मतलब समय बिल्कुल। में इतनी अच्छी लिख सकती हैं तो फिर इनको टाइम दिया जाए तो पता नहीं क्या आज करेंगे। अच्छा 7 मिनट में लिखी है इन्होंने। 7 मिनट में लिखी है, वही ना। मैंने तो इस बहुत बढ़िया। कहानी के मतलब एक चुटकी सिंदूर कल नहीं परसों हाँ, नीतू दो जी से तीन दिन मैं बात पहले कर रही आपने थी। कहा। जी जी। हाँ, बस मैं वो सिंदूर लगाते समय ही मेरे दिमाग में आया था। तो मैंने सबसे पहले मैंने नीतू जी से कहा कि मैं इसी पर कहानी लिखूंगी। अब मुझे टाइम नहीं मिला परसों कि मैं लिखूं, तो आज मैंने ये लिखा। बहुत खूब, चलो बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बढ़िया। वंशना जी बहुत एक बात बढ़िया। बताएं कि अभी एक एक छोटी छोटी रचना हो जाए किसी की, 5:15 बिल्कुल, तक खत्म कर देते हैं। बिल्कुल माँ। पहले अभी तो मैं सब अब मैं इस मंच को अपने हाथों में लेते हुए मैं जो हमारी विशेष सहायक आयोजिका संचालिका सविता माँ हैं, मैं उन्हें पटल पर बुलाना चाहती हूँ कि वो देशभक्ति के भाव अपना प्रकट करें। सादर आमंत्रित हैं। जी जी। धन्यवाद। तो चलो, एक तो ऑपरेशन सिंदूर था, वो तो उस पे था, पहलगांव की घटना पे। आजादी का ही सुनाते हैं आप। आओ तुमको आज सुनाए एक कहानी, आजादी के दीवानों और मतवालों। रुक जाओ, लय बिगड़ गई थोड़ी। आओ तुमको आज सुनाए एक कहानी, आजादी के दीवानों और मतवालों की। कर दी अपनी जान न्यौछावर देश पर, हो गए फिदा वो भारत माँ की आन पर। इतिहास के पन्नों में एक काला दिन भी आया था, इतिहास के पन्नों में एक दिन काला दिन भी आया था। गोमांस के कारतूसों को मुंह से था खुलवाया, पंगल पांडे ने किया विरोध समझाया सरकार को, जब वे ना माने तो तान खड़े हुए तलवार को। बिगुल बचा फिर 1857 की शीत क्रांति का, संशय सभी का दूर किया, निरावरण किया भ्रांति का। चारों ओर मची थी होड़ आजादी के दीवानों की, फांसी चढ़कर हुए शहीद भीड़ थी उन परवानों की। कानपुर में नाना साहिब, झांसी में लक्ष्मीबाई थी आई। एक हो गई सभी जातियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अंग्रेजों को भी मिला सबक, राज ना अब कर पाएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम अब ना यहाँ बस पाओगे। एक याचना एक प्रार्थना है एक भारतवासी से, एक याचना एक प्रार्थना है हर एक भारतवासी से। आजादी जो पा गए हैं अनेकों हम संगठनों से। ये मुझे लगता है 2 लाइनें अधूरी रह गई इसकी, तो कोई मैं बात क्योंकि नहीं, मैं हाँ, देखी। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत ही लगा। अच्छा है। बहुत अच्छे। तो अब तो इस चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय रेखा जी से मैं शुरुआत करूं। रेखा जी, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो। हाँ, एक गीतिका सुना रही हूँ जो कि सिंधु छंद के ऊपर आधारित है।
रहेगी देश की अब शान आंखों पे, रहेगी देश की अब शान आंखों पे, तिरंगे का करे सम्मान आंखों पे, तिरंगे का करे सम्मान आंखों पे। जहां में देश चमकेगा सदा भारत, जहां में देश चमकेगा सदा भारत, जुबां पर अब रहेगा नाम आंखों पे, जुबां पर अब रहेगा नाम आंखों पे। करे हम नमन भारत के जवानों को, करे हम नमन भारत के जवानों को, शहीदों का रखेंगे मान आंखों पे, शहीदों का रखेंगे मान आंखों पे। करेंगे खत्म घोटाले सभी मिलकर, करेंगे खत्म घोटाले सभी मिलकर, रखेंगे देश का, रखेंगे देश का अभिमान आंखों पे, रखेंगे देश का अभिमान आंखों पे। मिलाकर कदम चलते ही रहेंगे हम, मिलाकर कदम चलते ही रहेंगे हम, रखेंगे देश की, रखेंगे देश की अब आन आंखों पे, रहेगी देश की अब शान आंखों पे, तिरंगे का करें सम्मान आंखों पे, तिरंगे का करें सम्मान आंखों पे। जय हिंद। बहुत बहुत खूब, जय हिंद। बहुत खूब। बहुत। और अब हम महेश्वरी जी से मैं आग्रह करूंगी अगर वो कुछ सुनाना चाहे तो। एक भारत हमारा देश, छोटी सी एक कविता है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, अरुण आवाज ये बहुत कम है। आवाज आ रही है? कम है। कब आ रही है आदरणीय? अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कवियों ने गाया इसका गौरव, कवियों ने गाया इसका गौरव, देश अप्रतिम हमारा, देश अप्रतिम हमारा। अपनी रस भरी बाणी में सुंदर शब्दों में भारत का सौंदर्य उबारा, भारत का सौंदर्य उबारा। यहाँ डाल डाल पर, पात पात पर पंछी डालें डेरा, प्रेम की तान सुनाता आए सुंदर भोर सुनहरा, सुंदर भोर सुनहरा। यहाँ वाल्मीकि व्यास तुलसी ने पावन ग्रंथों का सृजन किया, कितने ही दार्शनिकों ने साहित्य का मनन किया। भक्ति अमृत को बहाने कितने ही भक्त चले आए, वेणु के मधुर स्वर ब्रज गलियन में सुर बहा आए। श्री राम यहाँ पर जन्मे हैं, श्री राम यहाँ पर जन्मे हैं, जिनके आदर्शों से भारत गौरव मंडित है। कितने ही वैज्ञानिकों के आविष्कारों से भारत भूमि अभिमंडित है, भारत भूमि अभिमंडित है। उत्तर में खड़ा हिमालय है जो सजग प्रहरी है, उत्तर में खड़ा हिमालय है जो सजग प्रहरी है। दक्षिण में चरण प्रक्षालन करता सागर लहरी है, दक्षिण में चरण प्रक्षालन करता सागर लहरी है। देश प्रेम का कैसे मैं गुणगान करूं, देश प्रेम का कैसे मैं गुणगान करूं, कितना इसका यशगान करूं। मेरी लेखनी लज्जित है, शब्द कम है, मैं कैसे अपने देश के गौरव का गुणगान करूं। मैं तो बस अपने देश पर मान करूं, अभिमान करूं, मान कर, मान करूं, अभिमान करूं। वाकई में कहानी के बहुत साथ साथ यहाँ पर रेखा जी और आभा जी ने मतलब एक काव्य के भी रूप में इतनी खूबसूरत देशभक्ति को प्रस्तुत किया है, सच में बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सही में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है इस मंच से जुड़कर। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अब मैं आदरणीय अनीता जी से मैं आग्रह करूंगी अगर वो कुछ सुनाना चाहे तो। माइक म्यूट है शायद आपका। नेट का भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है शायद। हाँ, हो गया। चलिए, माइक म्यूट है।
जी, जवाहरलाल जी आप अब मौजूद हैं। मैं कहना चाहूंगी आपको कि यदि आप कहानी लिखेंगे तो आप भी आ जाएंगे महिलाओं के पटल पर। आज तो महिलाओं का नहीं, उन्होंने भी लिखा बोलबाला था। है। लिखा उन्होंने था? भी लिखा था। हाँ, वो लघु कहानी प्रतियोगिता में सर ने लिखा था। तो वो बात नीतू जी अलग है सुनाई दे रहे हैं? कि जी हाँ जी, जी आ गया आवाज। आ गई आवाज? जी 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 मैम जी आ हेलो। गई। आ रही है। हाँ आ रही है आ अच्छा मैम। जी। आ रही गए, आ गए। मानस, मैंने लिखा है मानस के मोती तुलसी के राम। मानस के मोती हैं तुलसी के राम, जिनके नाम से पावन होता हर धाम। जिनके नाम से पावन होता हर धाम, मर्यादा के दीपक सत्य की पहचान। मर्यादा के दीपक सत्य की पहचान, दीनों के सहारे भक्तों की शान। वनवास में भी जिनके मुख पर मुस्कान, त्याग और करुणा से बने महान। वनवास में भी जिनके मुख पर मुस्कान, त्याग और करुणा से बने महान। भाई में प्रेम, प्रजा में विश्वास, राम नाम से मिटता मन का संतरास। राम नाम से मिटता मन का संतरास। तुलसी की लेखनी में राम का प्रकाश। तुलसी की लेखनी में राम का प्रकाश, हर चौपाई देती जीवन को विश्वास। हर चौपाई देती जीवन को विश्वास। हृदय में बस जाएं जब रघुवर श्री राम, जीवन बन जाता है पावन तीर्थ धाम। जीवन बन जाता है पावन तीर्थ धाम। जय श्री राम। बहुत जय श्री बहुत राम। बहुत खूबसूरत। जी। और नीतू जी। धन्यवाद सब। अब मैं आपको नीतू जी। आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आएं और अपनी शानदार कहानी के बाद एक अच्छी सी अपनी कविता सुनाएं। तो मनसा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, मेरी छोटी सी रचना है। आजादी के दीवानों में, आजादी के दीवानों में काश अगर हम भी होते, इस देश की रक्षा के खातिर हम अपनी जान लगा देते। छू ना पाता इसके दामन को, नापाक नजर ना उठ पाता। छू ना पाता इसके दामन को, नापाक नजर ना उठ पाता। हाथ बढ़े जो इसके आंचल पर, बंद तलवार हम काट देते। आजादी के दीवानों में काश अगर हम भी होते। आजाद भगत सुखदेव राजगुरु हंसकर जान लुटा बैठे। गांधी सुभाष भारत के लाल, आजादी की ललकार भरे। आजादी के दीवानों में काश अगर हम भी होते। उन वीर सपूतों की कुर्बानी हम व्यर्थ ऐसे ही गंवा नहीं सकते। उन वीर सपूतों की कुर्बानी हम व्यर्थ गंवा नहीं सकते। आजादी का जो सौगात दिया, हम तो ऐसे मिटा नहीं सकते। आजादी के दीवानों में काश अगर हम भी होते। आओ हम ये संकल्प करें सब, आओ हम ये संकल्प करें सब, कश्मीर न हमसे छिन पाएगा। जो सिर उठे फिर आतंकी का, वो धड़ से अलग हो जाएगा, वो धड़ से अलग हो जाएगा। आजादी के दीवानों में काश अगर हम भी होते। तो ये थी बेहतरीन एक बेहतरीन। छोटी सी बहुत देशभक्त की रचना। बहुत ही जोश भरी हुई, बहुत अच्छे। बिल्कुल। सावित्री मैम, सविता धन्यवाद। मैम, सॉरी, सविता मैम कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, नहीं वाकई में बहुत ही रोचपूर्ण रचना आपकी और देशभक्ति वीर से ओतप्रोत थी। और आप नीतू सिंह जी कुछ सुनाना चाहेंगी देशभक्ति? कोई और जुड़ना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं जुड़ेगा, बस सब अच्छा, समाप्त करेंगे, 5-10 हो तो गए। मैं देशभक्ति तो नहीं कहूंगी कि सबने सुना दिया। मेरा थोड़ा ऐसे भी नज़रिया अपोजिट ही होता है, तो मैंने वैसे कुछ लिखा एक बार अगस्त में, मुझे याद नहीं है, अगस्त का समय ही था और कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ था वो कांड हुआ, और उसके बाद मैंने ये लिखा था। और फिर भी 15 अगस्त काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तब बस मैंने अपने दर्द को जो लिखा है वो मैं लिखती हूँ, सुनाती हूँ। ये कैसी आज़ादी हम मना रहे हैं, ये कैसी आज़ादी हम मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं। एक बेटी और उसके माँ बाप से पूछो, एक बेटी और उसके माँ बाप से पूछो, क्या वो भी इस आज़ाद देश में खुद को महफूज पा रहे हैं, खुद को महफूज पा रहे हैं।
बदल रहा है शहर, बदल रहा है शहर और बस बेटियों के नाम बदलते जा रहे हैं। रक्षक ही बन जाता भक्षक, रक्षक ही बन जाता भक्षक, कभी अपने तो कभी पराए, नोच नोच के खाते हैं। दर्द से चीख रही बेटियां, दर्द से चीख रही बेटियां, और हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। दो शाम कैंडल जला के, दो शाम कैंडल जला के फिर सबको भूलते जाते हैं, और भारत महान के नारे हम लगाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। एक्चुअली आज़ादी का जश्न तो मनाना भी चाहिए बस, लेकिन ये मेरा एक दर्द था तो मैंने सोचा चलो अभी इसको सुनाती बहुत हूँ। लेकिन जब खूबसूरत। कोई समीप में नियर बाय कोई घटना घट जाती है तो फिर हर जश्न बेमायने लगते हैं। उस समय लगता है कि वही ये बस, जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम समापन की ओर लेकर चलते हैं। तो चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी समापन के लिए। आओ हम भी कुछ ऐसे काम कर ले, जमाना भी हमको याद कर ले। आओ हम भी कुछ ऐसे काम कर ले, जमाना भी हमको याद कर ले। जब से मिला साथ अपने साथियों का, नहीं डरे अब तूफान और आंधियों का। आओ जिंदगी में कुछ जोश भर ले, जमाना भी हमको याद कर ले। तो मैं ये जोश जो आज मैंने शब्द दिया है ये मंशा के लिए है, खास तौर पर मंशा जी को कहना चाहूंगी, क्योंकि एक टाइम पर जब किसी की ओके नहीं आ रही थी और मैंने भी कह दिया, मैंने कहा लाइव कैंसिल कर दो, लेकिन मंशा बोले कि नहीं माँ लाइव तो जरूर होगा। मुझे बिल्कुल इसने अपने हौसले को नहीं खोया और पूरे जोश के साथ। और जब ये टीम बन जाती है, मान लो अकेली मंशा होती तो शायद इसका भी साहस ना बनता। जब नीतू जी हैं, मैं हूँ और हमारे रचनाकार हैं, रेखा जी हैं, हमारे वीडियो में बिल्कुल लाइव एक्टिव रहती हैं। बिल्कुल कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जाता जब ये ना लिखती हूँ उसमें और ना उपस्थित रहती हूँ। तो जब हमारे रचनाकार साथियों का भी साथ मिलता है तो वाकई में कार्यक्रम खूबसूरत बन जाता है। तो आपके जज्बे को भी सलाम करती हूँ मैं मंशा जी। और चलिए चलिए समापन आप करिए मंशा जी। तो आप सबका हार्दिक स्वागत, जो पटल पर हैं और पटल के बाहर जो हमारा इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं, और सब लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। कुछ कमेंट हमने देखे, सतीश सर का था, जवाहरलाल जी का था, और भी काफी मेरे ख्याल से मंच से भी कुछ आए थे कमेंट जो देख नहीं पाए, लेकिन हाँ माँ ला रही थी तो देख भी जा पा रहे थे। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रेखा जी, आभा जी और अनीता जी का मैं विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करूंगी कि वो इस पटल पर आई और इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। और हमारी जो सह संचालिका नीतू जी हैं, वो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता की टॉप 10 विजेता भी हैं। रेखा जी भी हमारी टॉप 20 की विजेता हैं। तो इसलिए आप सबका फिर से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और सविता मैम माँ का तो मैं उन्हें डायरेक्ट मैं माँ ही बोलती हूँ, लेकिन अब क्योंकि पटल पर हूँ तो इसलिए उन्हें कभी-कभी पूरे नाम से संबोधित करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सविता माँ हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर रखती हैं, और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि थोड़े दिन मुश्किल से 3:25 की बात है जब मैंने आपको कॉल किया, तो माँ ने कहा कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दो। मैंने कहा नहीं माँ, प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं होगा, कोई आए या ना आए। मैं हूँ, आप हैं, नीतू जी हैं। अगर हमने ये देशभक्ति बोलकर के लिए चले कुछ जाएंगे। भी लिखा है सेम यही तो मैंने भी मैं बोला तो कि किसी ने ओके नहीं किया तो कह रही कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं प्रोग्राम, हम तीनों हैं ना तो बोले चलो ठीक है। तो मैंने सोच लिया था कि आपने प्रोग्राम तो होगा रहेगा, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ ये हमने सिर्फ ये विषय नहीं दिया था, हमने एक भाव एक दिया था भावना, कि बिल्कुल एक भावना थी। हाँ, कि जो हमारे अंदर है वो जरूरी नहीं कि सबके अंदर हो, लेकिन सही क्या जो नहीं आए किसी कारणवश, उनका भी बहुत ही अब
अभिवादन करती हूँ कि चलिए किसी व्यस्तता के चलते नहीं आ सके, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से यही कोशिश करूंगी कि सब लोग आए और जुड़े और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और नहीं, आदरणीय सत्ता एक अनुरोध है सभी से कि ग्रुप में मनीषा एक्टिव भी जी, रहना चाहिए अगर किसी भी मंच से जुड़े जी, हुए हैं तो। जैसे कि हाँ, नाम या मनीषा जी, कि जब हम एक मैं कुछ हम कहना या फिर चाहें। नीतू जी, सॉरी, हम या नीतू जी या फिर सविता माँ, अगर तीनों लोग में से कोई भी पटल से संबंधित अगर कोई मैसेज देते हैं तो वो इसीलिए रहता है कि आप सब देख लें और उस पर अपनी स्वीकृति दे दें। तो इससे हम लोग भी निश्चिंत रहते हैं कि चलिए हमारे साथ आप सब जुड़े हुए हैं, तो एक निश्चिंतता बनी रहती है। अनीता तो मैम कुछ नीतू कहना जी, चाह रही और नीरज? हाँ जी, हाँ, मैं मैं ये कहना कहना चाह चाह रही रही थी थी कि जी, मैंने अनीता पहली बोलिए आप बार बोलिए। अपना लाइव किया है और इस पटल से जुड़ी हूँ, तो आज मुझे अपने आप में एक आत्मविश्वास हो गया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं, मैं बहुत बिल्कुल बिल्कुल कर देर से सकते हैं, आना आप तो चाहती थी। वीडियो में भी आए थे। इसीलिए बस मैं हेजिटेशन के उसमें ही मेरे को लगता है शायद मैं अच्छा ना बोल पाऊँ, पता नहीं क्या नहीं, कर जाऊँ। इसीलिए नहीं आ पा रही रेखा थी जी से मैं। पूछिए, नहीं रेखा लेकिन जी से आपको पूछिए हमारे जज्बों को वीडियो सलाम। वाले में कैसे-कैसे हाँ, बोलते थे हाँ सब लोग जब जी, स्टार्ट किया था 2 साल पहले और आज उस आप सबसे हाँ जी, पहली हाँ वीडियो जी। उठा के देखेंगे और आज की वीडियो देखिए, दिन-रात बिल्कुल, का बिल्कुल। अंतर है लोगों के बोलने में। अच्छा, बिल्कुल, हर दिन लेकिन फिर इंसान अब कुछ भी ना आज कुछ अनिता मैं जी आ को गई हूँ बहुत तो बहुत आगे बधाई से कि कोशिश पहला ही करूँगी आपने वीडियो कि बहुत बताऊँ। प्रोग्राम। अच्छी कहानी सुनाई है। अनीता जी, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप में है, कीप इट अप। अच्छा जी, धन्यवाद। ये आप लोगों की ज़रा नवाज़ी है। आपने मेरे को नहीं, नहीं, इतना उत्साह दिया और मेरा जी विश्वास बढ़ाया। आगे से मैं कोशिश करूँगी लाइव जुड़ूँ। कई बार ये बिल्कुल होता है जुड़ना कि ही मैं है अपने आपको। हाँ जी, बच्चों के साथ चली जाती हूँ कहीं तब नहीं कर पाती, अदरवाइज़ नहीं आऊँगी उसके लिए मैं। हाँ, एक मैं नियम सभी के लिए बताना चाहूंगी कि जब भी आपका रिजल्ट आउट होता है और मंशा जी कहते हैं कि अगला लाइव करेंगे, तो या तो ठीक किसी है, को असमर्थता है या नहीं आ पाते हैं, तो आप पहले बिफोर टाइम बताइए ताकि हम दूसरे रचनाकार को अवसर दे सकें, ठीक है। बिल्कुल, बहुत है रचनाकार ना? रहते हैं जिनकी कहानियाँ काफ़ी और अच्छी मुझे थी। ये अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो मानसरोवर बता की देना मेरे सबसे को। सबसे अच्छी बात यही लगती है कि फेयर सिलेक्शन होता है। बस मुझे सबसे अच्छा मंशा लगता जी है। तो बहुत मेहनत करती हैं इस काम में और इनको कहानियां यहाँ रखी हैं इनके दिमाग में सारी जितनी कहानियां ठीक है। हैं सब इनके दिमाग में है, फीड है। वैसे मैं चलिए कविताएं समय बहुत लिखती थी, धीरे-धीरे कहानियां लिखने लग गई। चलिए, कोई मेरा भी धन्यवाद आप टेस्ट लोगों नहीं है का। और कहानियों में। मैं अगला, सभी जी माँ, जी अब मैं अगले जो भी प्रतियोगिता होगी वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो ये सिर्फ कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि क्या बड़ी प्रतियोगिता, तो बिल्कुल मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी जैसे स्कूल और कॉलेज में होता है कि अगर कोई बड़ी प्रतियोगिता होने वाली होती है तो उसके पहले छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो बस एक की तैयारी होती है। तो प्रैक्टिस है सभी की। जी जिससे कि आप लोग बड़ी प्रतियोगिता के लिए भी तैयार रहें। कि वो बिल्कुल। कब अनाउंसमेंट हो जाए ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन वाह, शायद हो वाह! सकता है बहुत जल्दी हो। और तो प्रतियोगिता वाह, आप वाह, छोटी वाह! हो सब बड़ी हो, वो हर प्रतियोगिता अच्छी ही होती है, कुछ भी बहुत कुछ भाग सीखने के लेना लिए मिलता ज़रूरी है। है। सब में सबसे सीखने बड़ी के लिए बात भाग है मिलता कि लेना सबकी सबसे ज़रूरी है। अलग है। अलग बिल्कुल, की बिल्कुल। और सब, हाँ सबकी कहानी अलग अलग, और एक होता है ना कि अलग अलग चीजें सुनिए तो आपके भी अंदर कई तरह के भाव में बदलाव आता है, लिखने की शैली बदलती, भाषा शैली बदलती, हर चीज का इसमें विकास ही होता है। हाँ, इसलिए हुँ, एक हुँ, दूसरे बिल को जरूर सुनना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। और जब भी कोई लाइव हो मानसरोवर पर तो कृपया अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, भले ही एक कमेंट छोड़ के जाएं, एक लाइक कर दें, तो हम लोगों का वो भी बहुत उत्साहवर्धन करता है। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जुड़े और अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान दी। इसके लिए मैं मानसिंह सुथार जी और अध्यक्ष असिया भारती जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सौजन्य से नए कार्यक्रम पटल पर लाए जाते हैं और इसकी आयोजिका मंशा वर्मा जी और नीतू सिंह जी को भी साधुवाद देना चाहूंगी कि ये निरंतर इस कार्य को और उन्नति की ओर लेकर जाएं और आशा करूंगी अगली बार अच्छे दर्शक भी जुड़े हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत शुभ रात्रि।
शुभ संध्या। नमस्कार, जय जिने। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जी, जय हिंद, नमस्कार।